हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वैक्सीन्स के बारे में, जिसमें हम टॉपिक्स पढ़ेंगे डेफिनेशंस, टाइप में हम कवर करेंगे एटेन्यूएटेड, किल्ड, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स, डीएनए वैक्सीन्स और कॉन्जुगेटेड वैक्सीन्स के बारे में। तो अगर हम नॉर्मल वर्ड में वैक्सीन्स को डिफाइन करें कि वैक्सीन्स होती क्या हैं, तो बेसिकली इट इज़ अ सस्पेंशन ऑफ एंटीजेनिक मटेरियल। एंटीजेनिक मटेरियल में आपकी पैथोजेंस आ सकते हैं और ये पैथोजेंस होंगे आइदर इन एटेन्यूएटेड फॉर्म, एटेन्यूएटेड मीन्स वीक फॉर्म, और इन किल्ड फॉर्म, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम ऑलरेडी हीट किल्ड कर चुके हैं उनको हम सस्पेंशन में यूज़ कर रहे हैं, ताकि जब ये किसी होस्ट बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस की जाए तो वहाँ पे उस मतलब होस्ट बॉडी के अंदर जो इम्यून सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करे, और ये इम्यून सेल्स फिर बनाते हैं मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स किसी भी इंडिविजुअल के अंदर काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहती है, इसलिए जब दोबारा सेम पैथोजन के साथ हमारी बॉडी एक्सपोज होती है तो ये मेमोरी सेल्स फास्ट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसलिए ये बोला जाता है कि जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द प्राइमरी रिस्पॉन्स, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज मेमोरी सेल्स विच इज स्पेसिफिक फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पैथोजन। अब डेफिनेशंस को एक बार रीड कर लेते हैं। A preparation of antigenic material used to induce immunity against pathogenic organism is a vaccine. It can be a suspension of attenuated का मतलब होता है weak, attenuated live और killed microorganism, और antigenic portion of them represented to a potential host to induce immunity and prevent disease. उस potential host के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस प्रिपरेशन को जो हमने बनाया है जिसके अंदर हमारी एंटीजेनिक मटेरियल है उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अब उस होस्ट के अंदर जाने के, होस्ट की बॉडी के अंदर जाके ये जो प्रिपरेशन है ये क्या करेगा, इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करेगा। एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम वैक्सीन को डिस्कवर किया था जब ये स्टडी कर रहे थे काउपॉक्स के ऊपर। काउपॉक्स फ्लूट को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर तो ये देखा गया कि ये जो काउपॉक्स फ्लूड है वो यूज हो रहा है टू क्योर स्मॉल पॉक्स डिजीज। वहाँ से स्मॉल पॉक्स डिजीज के लिए वैक्सीन डिस्कवर हुई थी, जिसे एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था। सिमिलरली लुइस पास्चर भी वैक्सीन के ऊपर वर्क कर रहे थे, वैक्सीनेशन के ऊपर वर्क कर रहे थे। इन्होंने भी रेबीज के लिए वैक्सीन डिस्कवर की थी, और ये जो टर्म वैक्सीन था वो कॉइन किया था लुइस पास्चर ने। लुइस पास्चर ने बेसिकली टर्म दिया था वैक्सीन का, लेकिन फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोलते हैं एडवर्ड जेनर को। इन्होंने फर्स्ट टाइम वैक्सीन को डिस्कवर किया था। अब आगे बढ़ते हैं। बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ पैथोजन, कि हम किस टाइप का पैथोजन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे 5 टाइप की वैक्सीन्स को हम स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट टाइप इज एटेन्यूएटेड टाइप। एटेन्यूएटेड का मतलब होता है वीक वैक्सीन, वीक जिसमें हमारा पैथोजन क्या है, वीक फॉर्म में। अब उसे वीक कैसे बनाया जाएगा, उसे डिसआर्म कैसे किया जाएगा, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सेकेंड फॉर्म है किल्ड वैक्सीन्स की, किल्ड पैथोजेंस के बारे में, ठीक है। थर्ड टाइप आता है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स के बारे में। फोर्थ है डीएनए वैक्सीन, एंड फिफ्थ इज कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। हम वन बाय वन सारे टाइप को यहाँ पे स्टडी करेंगे। की वैक्सीन आती है वो है एटेन्यूएटेड वैक्सीन। एटेन्यूएशन का मतलब होता है किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी पैथोजन की जो पैथोजेनिसिटी है, यानी जो उसकी एबिलिटी है डिजीज को कोज करने की, हम बेसिकली उस एबिलिटी को स्लो डाउन कर रहे हैं, उस एबिलिटी को कम कर रहे हैं, ताकि जब हम उसे एज अ वैक्सीन यूज करें तो वो जब हमारे होस्ट सेल के अंदर जाए, होस्ट बॉडी के अंदर जाए, तो वहाँ पे उस होस्ट को हार्म ना क्रिएट करे। हमारा वैक्सीन का मेन पर्पस क्या है कि ये हमारी बॉडी के अंदर जाके सिर्फ हमारे इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करें, ताकि वहाँ पे मेमोरी प्रोड्यूस हो सके इस इंट्रैक्शन की बिटवीन द फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ अ पैथोजन टू द होस्ट बॉडी। इसकी जो मेमोरी बेसिकली क्रिएट होती है, ये मेमोरी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, और यही मेमोरी हमें सेकेंड टाइम जब सेम पैथोजन का एक्सपोजर होता है तब मदद करती है फास्ट रिस्पॉन्स क्रिएट करने में। सो यहाँ पे एटेन्यूएशन हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। हाँ, फर्स्ट चीज़ ये इम्पोर्टेंट है कि जब एटेन्यूएटेड वैक्सीन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं लाइव पैथोजन की। लाइव पैथोजन का क्या मतलब हुआ कि उस पैथोजन को हम पहले से ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, किसी भी केमिकल के साथ या हीट किल्ड उसको नहीं कर रहे। हमारे पास लाइव पैथोजन है जिसकी पैथोजेनिसिटी क्या है, नॉर्मल है, जो एक नॉर्मल पैथोजन की होती है, और हमें उस
पैथोजेनिसिटी को कम कर रहे हैं। अब वो कम कैसे करें, हमें क्या करना है, उसे मारना नहीं है, उसे जिंदा रखना है वायरस को, जो भी हम पैथोजन यूज कर रहे हैं, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब वो कैसे कर सकते हैं कि हम उसे जिंदा भी रखें और उसकी पैथोजेनिसिटी भी कम करें। तो उसके लिए भी 3-4 तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका ये है कि हम उसे एक एबनॉर्मल कल्चर कंडीशन में ग्रो करें। एबनॉर्मल कल्चर कंडीशन में ग्रो करने से क्या होगा कि जब उस ऑर्गेनिज्म की हर ऑर्गेनिज्म क्या है, अपने आप को एनवायरमेंटल के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने की उसमें एबिलिटी होती है कि वो उस एनवायरमेंट में अडेप्ट कर सके। तो जब वो उस एनवायरमेंट में अडेप्ट कर लेगा अपने आप को, उससे क्या होगा, उस एनवायरमेंट में रहने की उसकी एबिलिटी जनरेट हो चुकी है। लेकिन जो उसका प्रीवियस एनवायरमेंट था, यानी जो उसका एक्चुअल होस्ट था जिसके अंदर वो रेप्लिकेट करता था, उस होस्ट के अंदर रेप्लिकेट करने की जो उसकी एबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। तो अगर इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम बीसीजी की बात करें, तो जो माइक्रोबैक्टीरियम का बीसीजी स्ट्रेन है, बीसीजी स्ट्रेन ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम बोविस, उसको जब हम बाइल मीडियम के सैचुरेटेड बाइल मीडियम में 13 साल तक ग्रो करवाते हैं, तो उस पैथोजन की, इस माइक्रोबैक्टीरियम की जो इसके एक्चुअल होस्ट में रेप्लिकेट करने की एबिलिटी होती है, जो उसके अंदर पैथोजेनिसिटी कोज करने की एबिलिटी होती है, वो कम हो जाती है। और बाइल मीडियम के अंदर अपने आप को सरवाइव करने की जो एबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो अब ये बाइल मीडियम के अंदर तो सरवाइव कर सकता है, लेकिन जो इसका एक्चुअल होस्ट था उसके अंदर ये जाके रेप्लिकेट नहीं कर सकता, वहां जाके सरवाइव नहीं कर सकता। तो बेसिकली हम ऐसे पैथोजन को यूज कर रहे हैं अपनी वैक्सीन क्रिएट करने में। तो यह स्टेटमेंट लिखिए कि बीसीजी स्ट्रेन ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम बोविस वाज रेंडर्ड ए वायलेंट। ए वायलेंट का मतलब होता है जो उसकी वायलेंट कोज करने की एबिलिटी है, यानी जो उसकी हार्म कोज करने की, डिजीज कोज करने की एबिलिटी है, उसकी बात कर रहे हैं। उसको क्या बना रहे हैं हम, ए वायलेंट बना रहे हैं ताकि वो डिजीज कोज ना कर सके, बाय ग्रोइंग इट फॉर 13 ईयर्स ऑन अ बाइल सैचुरेटेड मीडियम। हम उसे क्या कर रहे हैं, बाइल सैचुरेटेड मीडियम में 13 साल तक उसे ग्रो करवाते हैं। एट द एंड ऑफ दैट टाइम द ऑर्गेनिज्म हैड डेवलप्ड adapted well to grow in bile medium, while they had lost the ability to grow and cause disease in human। ह्यूमन क्या है, उसका जो एक्चुअल होस्ट है उसके अंदर जो उसकी एबिलिटी है डिजीज कोज करने की या अपने आप को रेप्लिकेट करने की, वो एबिलिटी क्या है, बेसिकली यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो हम ऐसे पैथोजन को यूज कर रहे हैं एटेन्यूएटेड वैक्सीन बनाने के लिए। अब इस एटेन्यूएशन से एडवांटेजेस क्या है, अब इस एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स के एडवांटेजेस क्या है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। कि जो भी हम वैक्सीन बनाते हैं उस वैक्सीन का मेन पर्पस होता है हमारे इम्यून सेल्स को फर्स्ट एक्सपोजर किया जाता है विथ एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन, जिसके लिए हम वो वैक्सीन बना रहे हैं। तो जब हमारी इम्यून सेल्स एक बारी उस पैथोजन को रिकॉग्नाइज कर लेती है, तो सेकेंड टाइम जब सेम पैथोजन आएगा तो वो क्या करेगी, ज्यादा रिस्पॉन्स से, ज्यादा पावर से उस पैथोजन के साथ फाइट करेगी। तो अब हमने जो ये एटेन्यूएटेड वैक्सीन बनाई है, इसके एडवांटेजेस हैं कि ये काफ़ी इफेक्टिव होती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर जाके मेमोरी सेल्स को क्रिएट करती है और वो मेमोरी सेल्स काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहते हैं। तो इस वजह से इसका जो इफेक्टिवनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे हम लाइव वायरस को, पैथोजन को यूज कर रहे हैं और ये हमें एक प्रोलॉन्ग स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। दूसरा पॉइंट है, इट प्रोवोक्स अ रैपिड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन ऑफ इंटरफेरोन प्रोडक्शन। अब ये इंटरफेरोन क्या है, अगर आपने इम्यूनोलॉजी के बारे में स्टडी किया होगा, तो जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई बाहर से पैथोजन आता है, तो जितने भी इम्यून सेल्स होते हैं जब वो उसके साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कुछ केमिकल सेक्रेट करते हैं, जैसे साइटोकाइनिन्स वगैरह। ये केमिकल्स क्या होते हैं, अदर जो बॉडी के सेल्स होते हैं, जो अदर इम्यून सेल्स होते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं और उस पैथोजन के साथ इंटरेक्ट करने में, फाइट करने में मदद करते हैं। तो सिमिलरली इंटरफेरोन्स क्या है, ये भी एक केमिकल है जो हमारी इम्यून सेल्स सिक्रीट करते हैं, रिलीज करते हैं, जो अदर बॉडी के अदर इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं, मैसेज कन्वे करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, इंटरफेरोन के प्रोडक्शन होता है इसके अंदर, इसलिए इसका रिस्पॉन्स क्या है, काफी रैपिड है। जब बाकी इम्यून सेल्स भी एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो ज्यादा पावर के साथ उस पैथोजन से अटैक करेंगे, उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट है, इट प्रोड्यूस ह्यूमोरल एज वेल एज सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स।
इम्यूनल रिस्पॉन्स में हमारे एंटीबॉडीज प्रोडक्शन वगैरह एंटीबॉडीज आते हैं, और सेल मेडिएटेड में हमारे जो सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स होते हैं बेसिकली, वो आते हैं। ठीक है सर, फोर्थ पॉइंट है इसका, इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन वैक्सीनेशन। जब भी वैक्सीनेशन की जाती है, वैक्सीनेशन का मतलब होता है जिसे हम हिंदी में टीकाकरण बोलते हैं, कि यंग एज में बच्चों को एक उनकी बॉडी जो होती है उनको किसी स्पेसिफिक पैथोजन के लिए जो वैक्सीन है उसके साथ इंटरेक्ट किया जाता है। वैक्सीन के फॉर्म में हम क्या दे रहे हैं उनको, एक वीकेंड पैथोजन उनकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं, एक वीक जो हमारा बैक्टीरिया है उसको उनकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं, ताकि उनकी जो बॉडी के इम्यून सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाए और उस इंट्रैक्शन की मेमोरी को स्टोर करके रखे। जब लाइफ में दोबारा वो पैथोजन आएगा और उस बच्चे की बॉडी पे अटैक करेगा, तो क्योंकि उसकी बॉडी में ऑलरेडी मेमोरी सेल स्टोर हो रखी है उस स्पेसिफिक पैथोजन के लिए, तो वो क्या है, ज़्यादा फास्टर रिस्पॉन्स के साथ ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स देगा इम्यून सेल्स, और उस पैथोजन को अल्टीमेटली कम टाइम में ज़्यादा डैमेज करेगा, कम टाइम में जो बच्चे की बॉडी है उसको उस पैथोजन से प्रिवेंट करेगा और डिजीज को क्योर करेगा। तो मेन हमारा पर्पस यही था। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ वैक्सीन आती है वो है किल्ड एंटीजेनिक वैक्सीन। अब यहाँ पे जो हम पैथोजन यूज करेंगे वो कैसा करेंगे, जो किल्ड पैथोजन है। अब उसको हम किल्ड दो तरीके से कर सकते हैं, या तो उसको हीट ट्रीटमेंट से किल कर सकते हैं, या फिर उसको केमिकली ट्रीट करके उसको किल किया जाता है, फिर उसको वैक्सीन प्रिपरेशन में यूज किया जाएगा। एंटीजेनिक वैक्सीन में क्या करते हैं, जो हमारा पैथोजन होता है उसको प्री ट्रीट करते हैं, या तो हीट के साथ या फिर हमारे केमिकल रिएजेंट्स के साथ, ताकि हम उसकी जो पैथोजेनिसिटी है उसको कम कर सके, उसको स्लो डाउन कर सके, और अल्टीमेटली उस जो पैथोजन है उसको इनएक्टिवेट करने का काम कर रहे हैं। और अगर हम उसकी एबिलिटी को इस पैथोजेनिसिटी को कम कर रहे हैं और उसे केमिकली ट्रीट कर रहे हैं, तो उसकी जो डिवाइड होने की कैपेबिलिटी है ना, वो रेप्लिकेट करने की कैपेबिलिटी है, वो अल्टीमेटली खत्म हो जाती है। तो इसलिए वो काफी लॉन्ग टाइम तक इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता, क्योंकि वो ज्यादा नंबर ऑफ इम्यून सेल्स को एक्टिवेट नहीं कर पाता। तो यही स्टेटमेंट है कि द पैथोजन इज अनएक्टिवेटेड बाय हीट और केमिकल्स, हेंस इट इज नो लॉन्गर कैपेबल और रेप्लिकेटिंग इन द होस्ट बॉडी के अंदर रेप्लिकेट नहीं करेगा। अगर हम ये ऐसा वैक्सीन यूज कर रहे हैं जिसके अंदर हमारा जो पैथोजन है वो क्या है, किल्ड फॉर्म में है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि जब हम उस पैथोजन को किल करते हैं तो जो उसके प्रोटीन्स होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं, और जो उसकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज होती है, एंटीजेनिक सिमिलैरिटीज होती है, वो भी खत्म हो जाती है, वो भी लॉस हो जाती है, जिस वजह से वो पैथोजन जो होता है ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, और वो पैथोजन क्या है, काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया, जो हमारे इम्यून सेल्स को बहुत कम हद तक ही एक्टिवेट कर पाता है। इसलिए हमेशा लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन ही प्रेफर की जाती है। पर ऐसे इंसान जो काफ़ी ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, ऐसे पर्सन जिनका काफ़ी ज़्यादा इम्यूनिटी वीक है, उनके लिए स्पेशली ये किल्ड एंटीजेनिक वैक्सीन्स को यूज़ किया जाता है। तो जो सेकेंड वे है किसी भी पैथोजन को किल करने का, वो है केमिकल ट्रीटमेंट। तो केमिकल इनएक्टिवेशन बेसिकली हम करते क्या है कि पैथोजन को ट्रीट करवाते हैं विद केमिकल सच लाइक फॉर्मल्डिहाइड, इथाइलिन ऑक्साइड और एसिटाइल इथाइलिनामाइन। इन केमिकल्स के साथ हम अपने पैथोजन को रिएक्ट करवाते हैं। ये केमिकल्स क्या करते हैं, जो उनकी पैथोजेनिसिटी है उसको अफेक्ट करते हैं, उसको स्लो डाउन करते हैं, ताकि जब ये होस्ट सेल में जाए तो वहाँ पे कोई इन्फेक्शन कोज ना करे। सो यही स्टेटमेंट है कि केमिकल मस्ट प्रोड्यूस वेरी लिटिल चेंज इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन। जो एंटीजन का प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसके अंदर बहुत ही स्लो चेंज होना चाहिए, बहुत ही स्लो मतलब बहुत ही कम चेंज होना चाहिए, ताकि जो एंटीजन के एपिटोप है, जिनको बेसिकली हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं, जो एंटीबॉडीज होती है वो रिकॉग्नाइज करते हैं, वो उसका प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या है वो खराब ना हो। अगर वो खराब हो गया तो कोई यूज नहीं है ऐसी वैक्सीन का जिसके पैथोजन के जो एपिटोप्स है वही खराब हो गए। क्योंकि अगर जो हमारा एंटीबॉडीज है या फिर हमारी जो इम्यून सेल्स हैं, उनको जब तक वो एपिटोप नहीं मिलेगा, वो जब तक उन एपिटोप को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तब तक वो
एक्टिवेट नहीं होंगी तब तक इम्यून सेल्स क्या एक्टिवेट नहीं होंगी और कोई भी मेमोरी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इंट्रैक्शन के लिए जो मेन चीज़ है वो होता है किसी पैथोजन का एपिटोप। तो अगर देखते कि ये एक सपोज ये एक पैथोजन है, पैथोजन के सरफेस के ऊपर काफ़ी सारे एपिटोप्स होते हैं। ये एपिटोप्स, इन एपिटोप्स के लिए हर एक एंटीबॉडीज क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। जस्ट सपोज ये एक जी टाइप की एंटीबॉडी है। ये जी टाइप की एंटीबॉडी क्या है, इस एंटीजन के एक पर्टिकुलर एपिटोप के लिए स्पेसिफिक होती है। हर एक पर्टिकुलर एपिटोप के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज होती हैं। तो एपिटोप स्पेसिफिक एंटीबॉडी ही उस एपिटोप पे जाके बाइंड होगी, अदरवाइज वो वहां पे जाके बाइंड नहीं हो सकती। तो ये है एपिटोप जो कि हमारे एंटीजन के सरफेस पे होता है। ठीक है, तो हमारा मेन पर्पस क्या है कि केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू हमें उसको इनएक्टिवेट करना है पैथोजन को। बट ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जो उसके एपिटोप का स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंजेस ना हो, वो क्या डिग्रेड ना हो, ताकि जब वो इम्यून होस्ट के अंदर जाए तो इम्यून सेल्स को एक्टिवेट कर सके। किल्ड वैक्सीन प्रीडोमेंटली यूज होम इम्यून रिस्पॉन्स। तो जैसे कि हमने बात की कि वैक्सीन में हम पैथोजन किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं, किल्ड फॉर्म में। तो जो ऐसे वैक्सीन होती हैं जिनमें पैथोजन किल्ड फॉर्म में होता है, उसका जो इफेक्टिवनेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। इसलिए जितनी भी सोल्यूबल एंटीबॉडीज होती है हमारे ब्लड सीरम के अंदर, जो होस्ट के ब्लड सीरम में होगी, सिर्फ वही इस टाइप की पैथोजन के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं, जैसे हमारे नेचुरल किलर सेल्स हो गए, माइक्रोफेजेस वगैरह हो गए, इन सबको क्या चाहिए होता है, पैथोजन चाहिए होता है बड़े साइज का। ठीक है, तो बेसिकली जो सोल्यूबल एंटीजन्स वगैरह होंगे, सोल्यूबल एंटीबॉडीज होगी, सिर्फ वही ऐसे एंटीजन के साथ जाके इंटरेक्ट करती है। बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें रिपीटेड बूस्टर चाहिए होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ी सी वैक्सीन इंजेक्ट कर दी किसी पर्सन के अंदर और उसमें इम्यूनिटी क्रिएट हो गई। ठीक है, उसके लिए आपको वैक्सीन की डोजेस होती है कि उसको इतने अमाउंट ऑफ वैक्सीन इस टाइम पे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसके अंदर इम्यूनिटी क्रिएट तो हुई है लेकिन वो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए हुई है, और इसमें कोई भी बहुत कम अमाउंट में जो मेमोरी सेल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। तो चांसेस क्या है कि डिजीज़ को होने के वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से इसमें रिपीटेड बूस्टर चाहिए होता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और लेकिन हाँ, एक इसका एडवांटेज ये भी है कि इस टाइप ऑफ ये जो वैक्सीन है ये ज़्यादा क्या बोलते हैं कि सेफ्टी जो है इस वैक्सीन में वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एटेन्यूएटेड वैक्सीन। क्योंकि एटेन्यूएटेड वैक्सीन में हम यूज़ करते हैं लाइव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, लाइव टाइप ऑफ पैथोजन। जो पैथोजन क्या है, कभी कभी हमारे बॉडी को या होस्ट की बॉडी को जिसके अंदर हम उसे इंजेक्ट कर रहे हैं उसको हार्म भी क्रिएट करता है। तो इसलिए सेफ्टी के पर्पज से किल्ड एंटीजेनिक वैक्सीन ज़्यादा अच्छी है, और इफेक्टिवनेस के पर्पज से जो हमारी एटेन्यूएटेड वैक्सीन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये 2 टाइप की वैक्सीन है। थर्ड टाइप ऑफ वैक्सीन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।